साल 1957 अंटार्कटिका के ऊपर हमें रशियन कार्गो प्लेन को दिखाया जाता है, जिस प्लेन के अंदर एक लॉक्ड बॉक्स है जिसकी रक्षा 3 रशियंस कर रहे हैं। इसमें 2 पायलट्स भी होते हैं और तभी उन दोनों में से एक पायलट पीछे आता है जो इन तीनों पर गोलियां चला देता है। अपनी रक्षा करने के लिए वो भी गोलियां चलाते हैं, जिसमें दोनों पायलट्स और उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। इस प्लेन में सब के सब मारे जा चुके हैं, इसीलिए प्लेन यहाँ क्रैश हो जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें अंटार्कटिका के साउथ पोल में यूएस फैसिलिटी को दिखाया जाता है जो कि रिसर्च के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की टीम एक साथ काम करती है, जिसमें कैरी नाम की एक लड़की भी है। कैरी डॉक्टर के पास जाती है जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि 3 दिनों के बाद अंटार्कटिका में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वैसे भी ठंड अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अगले 6 महीनों तक अंटार्कटिका में सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। कैरी डॉक्टर को बताती है कि एक पायलट ने किसी की लाश को देखा है, हमें वहाँ पर जाना होगा। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेड बॉडी होती है। कैरी पहचान जाती है कि इस आदमी ने 1 साल पहले इसके साथ काम किया था, पर वो ये देखकर हैरान होती है कि यहाँ पर ही आदमी कैसे पहुंचा। उसके पास कोई भी सेफ्टी नहीं होती। ये उसकी बॉडी को फैसिलिटी में ले आते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। साथ ही जो इसके पैर पर स्टिचेस होते हैं वो हाल ही में किसी ने सीखे ने लगाए हैं। कैरी किसी भी कीमत पर ये पता लगाना चाहती है कि इसे आखिर किसने मारा, पर अगले 2-3 दिनों में ही यहाँ पर तूफान आने वाला है और अब आखिरी प्लेन यहाँ से निकल जाएगा। कैरी अगर उस प्लेन में नहीं गई तो वो अकेले ही यहाँ 6 महीनों के लिए फंस जाएगी। इसीलिए कैरी और वो डॉक्टर ये तय करते हैं कि इस बॉडी को वो अपने साथ यूएस ले जाएंगे, जहाँ पर ये इस बॉडी को एफबीआई को सौंप देंगे ताकि एफबीआई खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। दरअसल ये जो बॉडी है ये एक साइंटिस्ट की है जो अपने 2 और कोलीग के साथ यहीं से कुछ दूरी पर कैंप लगाकर मेट्रोइड को स्टडी करने के लिए रुका हुआ था। पर हैरानी की बात ये होती है कि साइंटिस्ट की जो बॉडी मिली है वो इसके कैंप से बहुत दूर मिली है। इसकी बॉडी पर कुल्हाड़ी के निशान भी हैं। कैरी अब किसी भी कीमत पर जानना चाहती है कि इस साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ, इसीलिए स्टेशन के मैनेजर की मदद से वो रेडियो से साइंटिस्ट के साथी को कॉल करती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा और अब कैरी वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगती है। डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि तूफान 10 घंटे पहले आने वाला है, तुम्हें ये स्टेशन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। कैरी कहती है कि मेरा उस कैंप में पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर साइंटिस्ट के 2 साथी हैं और अब वो पायलट के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है और अब तूफान भी शुरू हो जाता है। कैरी अब जल्दी से अंदर जाती है जहां पर वो देखती है कि वो साइंटिस्ट जिसने उसे यहाँ पर बुलाया था उसे किसी ने मार दिया और तभी एक आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जिसने अपने पूरे शरीर को कवर कर रखा होता है, वो कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है। कैरी उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल जाती है जहाँ पर तूफान चल रहा होता है। कैरी किसी तरह से अपनी जान बचाकर सामने के दूसरे कैंप में चली जाती है। अब वो आदमी अंदर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैरी किसी तरह से दरवाजे को बंद कर देती है। अब ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण कैरी की 2 उंगलियां दरवाजे पर ही चिपक जाती हैं और जब वो अपनी उंगलियां वहां से निकालती है तो वो बेहोश हो जाती है। कैरी को जब होश आता है तो उसके सामने वही पायलट होता है जिसके साथ वो यहाँ तक आई है। पायलट उसे बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। कैरी उसे बताती है कि मैं जिस साइंटिस्ट से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी किसी ने उसे मार डाला है और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। हमें अंदर जाकर देखना होगा, उस इंसान को पकड़ना होगा। और अब ये दोनों मिलकर अंदर जाते हैं जहाँ पर पहले ही एक आदमी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। कैरी उस पर गन तान देती है। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम रॉबर्ट प्राइस है, मैं यूएन सिक्योरिटी एजेंट हूँ, पर मुझे खास तौर पर इस केस को देखने के लिए भेजा गया है। ये अंटार्कटिका का दूसरा मर्डर है, हम इसे इंटरनेशनल इशू नहीं बनाना चाहते। सबसे पहले हमें उस जगह पर जाना होगा जिस जगह पर ये तीनों आखिरी मर्तबा गए थे और अब ये अपनी गाड़ी से उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। पर वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता। पर जब कैरी ध्यान से देखती है तो वो बताती है कि इस जगह को खोदा गया था, इसके बाद फिर से इस जगह को बर्फ से ढक दिया गया, यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। और तभी बर्फ धंसने की वजह से कैरी उसके अंदर गिर जाती है जो कि एक सुरंग की तरह होता है। अब प्राइस भी नीचे आ जाता है और यहाँ पर इन्हें एक प्लेन का दरवाजा दिखाई देता है। ये उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। ये वही प्लेन है जो आज से कई दशक पहले यानी कि सन 1957 को अंटार्कटिका में क्रैश हुआ था, जिसमें वो लॉक्ड बॉक्स था। आज भी उन सब की डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी होती हैं। दरअसल बहुत ज्यादा ठंड की वजह से उन सब की बॉडी वैसे ही होती है। साथ ही वो बॉक्स जो कि लॉक्ड था उसके ताले भी टूटे होते हैं। इसका मतलब था कि वो तीनों साइंटिस्ट यहाँ आए थे, उन्होंने इस बॉक्स को खोला और अब ये बॉक्स खाली है। प्राइस बताता है कि 2 दिन पहले हमने रेडियो पर किसी की बातों को सुना था जो इसी बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और इसमें जो सामान है वो इसे बेचने की भी तैयारी कर रहे थे। दरअसल जिस साल में ये
प्लेन क्रैश हुआ उस साल में सोवियत यूनियन बहुत सारे न्यूक्लियर बम बना रहा था और हमें पूरा यकीन है कि इसके अंदर भी न्यूक्लियर बम का मटेरियल था जो कि अब कुछ लोगों के हाथ लग चुका है और अगर वो गलत लोगों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में तबाही मच सकती है। इससे पहले कि ये इस प्लेन से बाहर निकलते बहुत सारी बर्फ धंसने लगती है जिससे प्लेन का दरवाजा बंद हो जाता है। ये तीनों के तीनों अंदर फंस चुके हैं। बाहर तूफान चल रहा है, साथ ही अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। धीरे धीरे अंदर की ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर जल्दी ये सब के सब यहाँ से नहीं निकले तो इन सब की यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। प्राइस कहता है कि इस प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट होगा। इस पर ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक लगे होते हैं, हमें उन्हें एक्टिव करना होगा ताकि ब्लास्ट हो और हम यहाँ से निकल जाएं। पर इनके साथ जो पायलट होता है वो कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ब्लास्ट करने के बाद अगर ऊपर का रास्ता नहीं खुला तो बहुत सारी बर्फ अंदर आ जाएगी और हम जम कर मारे जाएंगे। लेकिन प्राइस ये रिस्क लेना चाहता है क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये ब्लास्ट करते हैं जिससे ऊपर का रास्ता खुल जाता है। तूफान से होते हुए तीनों के तीनों अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब ये गाड़ी से स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टेशन का जो मैनेजर होता है जब उसे सारी बातें पता चलती है तो वो अपने सीनियर से कॉल पर बात करता है और कहता है कि हमारे लिए यहाँ पर प्लेन भेजो, हम सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। कैरी किसी भी कीमत पर उस कातिल का पता लगाना चाहती है, इसीलिए वो मैनेजर से कहती है कि जब हमें पहले साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिली थी तो उसकी बॉडी पूरी तरह से जमी नहीं थी, यानी कि 24 घंटे के अंदर किसी ने उसे मारा था। मैं डेटा से पता लगाना चाहती हूँ कि 24 घंटे में वहाँ पर कौन गया था। मैनेजर कहता है कि अगले 20 मिनट में हम सब के साथ कैंप खाली करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। तुम्हारी उंगलियां जख्मी है, तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसकी उंगलियों को देखकर बताता है कि ये पूरी तरह से जम चुकी है, मुझे इन्हें काटना होगा वरना पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। कैरी इस बात से बहुत दुखी होती है। डॉक्टर के पास भी कोई चारा नहीं होता, वो कैरी की दोनों उंगलियों को काट देता है। अब कैरी से मिलने के लिए प्राइस जाता है। वो प्राइस से कभी भी अच्छे से बात नहीं करती। प्राइस कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। वो बताती है कि एक बार मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया था, मुझे उसकी जान देनी पड़ी, जिसके बाद मुझे एंटार्क्टिका भेज दिया गया। पिछले 2 सालों से मैं यहीं पर हूँ और अब इन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट का जो तीसरा साथी था वो मिल चुका है। ये उसे मिलने के लिए जाते हैं। वो बताता है कि हम मेट्रॉइड देखने के लिए एक लोकेशन पर गए थे, लेकिन वहाँ पर हमें रडार से पता चला कि बर्फ के नीचे कुछ है। हमने वहाँ पर ब्लास्ट किया और हम रशियन प्लेन तक पहुँच गए और जब हम बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे एक साथी का पैर जख्मी हो गया, जिसके बाद रेडियो पर हमने मदद मांगी। जल्द एक पायलट वहाँ पर प्लेन लेकर आ गया, पर इससे पहले कि वो आगे की कहानी बताता, डॉक्टर यहाँ पर कैरी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है और जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है तो डरकर भाग कर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। कैरी उसे कहती कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, पर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर रखा है। पर पीछे के दरवाजे से वही कातिल आ जाता है जिसने पहले कैरी के ऊपर हमला किया था और अब वो तीसरे साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों के दोनों बाहर गिर जाते हैं, जहां पर वो साइंटिस्ट को बुरी तरह से मार देता है और अब कैरी भी वहां पर पहुंच जाती है, जो शोवेल से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। प्राइस के साथ मिलकर ये उस कातिल को बांध देते हैं। इसका नाम हेडन है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। वो इसी स्टेशन पर काम करता है। वो बताता है कि जब रेडियो पर इन लोगों ने हमसे मदद मांगी तो मैं वहां पर गया था, जहां पर बॉक्स के अंदर हमें 6 कैनिस्टर मिले। मैं उन कैनिस्टर को लेकर वापस स्टेशन आ गया, जो अब भी मेरे सामान के साथ मौजूद है। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो बताता है कि अगले 15 मिनट में हम सब के सब यहाँ से निकलने वाले हैं। जो भी तुम्हें काम निपटाने हैं 15 मिनट के अंदर निपटा लो। और अब कैरी हेडन के सामान को चेक करने के लिए जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि हेडन भाग चुका है। वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। एक जगह उसे पायलट दिखता है जो कि जख्मी होता है। अभी वहाँ पर प्राइस आ जाता है। कैरी को उस पर पहले भी शक होता है, इसीलिए वो उस पर गन तान देती है। प्राइस कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए गया था और अब वो डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है। वी मैनेजर कैरी को कॉल करता और बताता है कि हम निकलने वाले हैं, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा। पर कैरी नहीं जाती, जिसके बाद वो प्लेन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। कैरी और प्राइस को पता चलता है कि बाहर जो छोटा प्लेन है हेडन उसकी चाबी लेकर गया है। इन्हें पूरा यकीन है कि वो प्लेन लेकर यहाँ से जाना चाहता है।
बाहर तूफान शुरू हो चुका है। दोनों के दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ सामने इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। अपनी बेल्ट को इन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ होता है और उसी के सहारे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हेडन कैरी के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारना चाहता है, पर बड़ी बहादुरी से कैरी उसकी रस्सी को काट देती है, जिससे वो तूफान में उड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि हेडन का खात्मा हो चुका है। अभी दोनों के दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें वो 6 के 6 कैनिस्टर मिल जाते हैं। कैरी एक कैनिस्टर उठा लेती है, वो उसे खोलना चाहती है। प्राइस कहता है कि ऐसा मत करो, हो सकता है कि इसके अंदर रेडिएशन हो। पर कैरी उसकी बात नहीं मानती, और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर कैंडीज होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सामान था किसी ने उसे पहले ही निकाल लिया है। फिर वो उसको कहती है कि मुझे सारे सामान की लिस्ट चाहिए, जिस पर वो उसे प्रिंटर के द्वारा वो लिस्ट भेजता है। और कैरी को पता चलता है कि जो 3 बॉडीज थी वो अभी तक यहाँ पर है। वो उसे लगता है कि उनमें कुछ है। अब वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो बॉडीज रखी होती है, और जैसे वो वहाँ पर जाती है तो कोई इसका पीछा भी कर रहा होता है, लेकिन ये उसको पता नहीं होता। और उसके बाद जब वो शक होता है तो वो देखती है कि उसकी जो टांके है वो उस बॉडी पर लगे टांके एकदम सेम है। और यहाँ पर उसे शक होता है कि शायद वो डॉक्टर ये सब कुछ कर रहा है। और वो उन टाकों को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर हीरे है। और इसी टाइम वो डॉक्टर भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये कोई नॉर्मल हीरे नहीं, इनकी कीमत करोड़ों में है। और डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे क्या मिला, ये बकवास जिंदगी। इसलिए मैंने ये तय किया था कि मैं इन हीरो को यहाँ से ले जाऊंगा और अपनी जिंदगी खुशी से जीऊंगा। लेकिन जो मेरे साथी थे वो बहुत बड़े लालची थे, और उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम की, जिस वजह से हमें उन्हें मारना पड़ा। जिस पर कैरी उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं एक बार बाहर जाके सनसेट देखना चाहता हूँ। जिस पर कैरी उसे कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ। और वो बिना कपड़े पहने बाहर जाता है और ठंड से मर जाता है। अब हमें कैरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ रहते हैं बहुत वक्त हो चुका है। पर कैरी अपने सीआईए को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने रिजाइन के बारे में लिखा होता है।